वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन कि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन का बैकग्राउंड क्या है, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं और आज यूरोपियन यूनियन का रोल क्या है। क्या वो एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एक अपना काम सही तरीके से निभा पा रही है कि नहीं निभा पा रही, वो आज हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें 27 कंट्रीज़ हैं और वो 27 कंट्रीज़ इसके कहलाते हैं मेंबर स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें टोटल हैं 44 कंट्रीज़, ठीक है। 44 कंट्रीज़ में 27 कंट्रीज़ जो हैं वो हैं मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। पहले 28 थे, अब 27 हो गए यूके के एग्जिट के बाद। तो ये टोटल यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कवर नहीं करते बल्कि कुछ उसका पार्ट है उसको कवर करते हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे। उसके अलावा टोटल पॉपुलेशन कितनी है जो यूरोपियन यूनियन में आती है वो है 447 मिलियन लोग हैं उसके अंदर, ठीक है। 9.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर है और यहाँ के लोगों को कहा जाता है यूरोपियन यूनियन सिटीजन। टोटल इसकी कंबाइंड जीडीपी है जो सारे लोगों की वो है 17.1 ट्रिलियन। 17.1 ट्रिलियन इज़ द लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस जीडीपी। अगर हम बात करें सार्क की, अगर हम बात करें ओआईसी की, तो इनकी जो जीडीपी है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, जबकि उसमें कंट्रीज जैसे कि ओआईसी है, ओआईसी की कंट्रीज आप देखें 57 कंट्रीज़ हैं ओआईसी में, ठीक है। लेकिन उसकी जीडीपी जा रही है 10 ट्रिलियन तक, ठीक है। और इसके अंदर 27 मेंबर स्टेट्स हैं लेकिन इसकी जीडीपी जा रही है 17+ ट्रिलियन में। तो इस वजह से ये यूरोपियन यूनियन जो है वो आज एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर सोसाइटल लेवल के ऊपर, पॉलिटिक्स के लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर लार्ज स्केल में इसमें काम हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहते हैं मोस्ट एडवांस इसको इससे नहीं कह रहे, इसके अंदर बहुत लार्जर इकोनॉमिक के कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में और हमारी पॉपुलेशन वगैरह में। उसके अलावा इसको बोलते हैं सुपर नेशनल यूनियन। इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों लेवल के ऊपर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है। उसके अलावा पावर, अथॉरिटी, ये सारा इस यूनियन के अंडर में आता है। जो 27 कंट्रीज़ हैं उन 27 कंट्रीज़ का टोटल जो सारा पावर्स होगा, रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी वगैरह होगी वो इस यूनियन के अंडर में होगी। इस वजह से इसको सुपर नेशनल यूनियन कहते हैं। इसमें फ्री ट्रेड है, इसमें आपकी फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल है, इसमें कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। तो ये आज एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आसियान है, जैसे कि ईसीओ है, तो ये उससे भी हाई लेवल के ऊपर है। इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके बनने की वजह क्या है। असल में वर्ल्ड वार 2 के बाद सारे कंट्रीज़ जो थे वो यूरोप के वो तबाह हो गए थे, उनकी इकोनॉमी जो थी वो पूरी तबाह हो गई थी। फिर मार्शल प्लान वगैरह आया था, उसमें भी इतना कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। तो यूरोप में ऑर्गेनाइजेशन बनी यूरोपियन यूनियन जो 1992 में बनी थी ट्रीटी से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ नेदरलैंड में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, उससे यूरोपियन यूनियन बनी वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो आज जो अगर हम यूरोप देखते हैं वो आज इतना डेवलप्ड है, आज उसका टूरिज्म जो है वो इतना बूस्ट कर रहा है, आज उसकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट है वो आज पावरफुल उसके अंदर कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर एटॉमिक पावर्स हैं। तो वो आज इतना पावरफुल कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बदौलत है, ना कि इकोनॉमी के लिहाज से वो ये सारे मसले यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके रिजॉल्व करती है, बल्कि पॉलिटिक्स के लिहाज से और सोसाइटल लेवल पर भी सारे मसले जो है वो इनको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ सेवन मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड डोजन्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज दैट मेक लॉ, कोऑर्डिनेट फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड एंड मैनेज अ कॉमन बजट, ठीक है। इन सबका कॉमन बजट होगा, इन सबका कॉमन ट्रेड, कॉमन करेंसी में होगा। इनकी जो करेंसी है वो 1999 में इंट्रोड्यूस हुई थी, यूरो, ठीक है। यूरो में ये लोग ट्रेड करते हैं। उसके अलावा इनके जो लॉज वगैरह होंगे वो सारे एक यूरोपियन यूनियन ही सारा इनकम पास करेगी। 7 इंस्टीट्यूशन है मेजर जो सारा ये काम करते हैं। उसके अलावा बॉडीज़ भी हैं बहुत सारी। तो बैकग्राउंड इसका ये है। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस आ गई थी, यूरोप की इकोनॉमी सारी तबाह हो गई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके ये सब तबाह हो गए थे। जर्मनी का तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन आज देखें फिर भी जर्मनी बहुत आगे पहुंच गया है यूरोप में। P5+1 कंट्रीज़ में उसका नाम शुमार होता है। उसके बाद अब आप ये देखें कौन कौन से 27 कंट्रीज़ हैं जो इसमें शुमार हैं, ठीक है। ये पोर्तुगल, स्पेन,
फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम जो है वो निकल गया है, तो अब ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन पहले पार्ट था, ठीक है। आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ठीक है, इनको बोलते हैं बिनीलक्स। बिनीलक्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में। उसमें ये तीनों कंट्रीज जो थे वो कंबाइन हो गए थे, ठीक है। और जो और जो फाउंडिंग मेंबर्स है, उसमें फाउंडिंग मेंबर्स में भी ये तीनों जो कंट्रीज हैं वो ये आते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है। ये आते हैं इनके फाउंडिंग मेंबर्स में, ये 6 कंट्रीज जो हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुई थी उसके लिहाज से। फिर डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, ये तीनों जो हैं ये तीनों हैं बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर पोलैंड, फिर चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, ये देखें ये जो सारे कंट्रीज हैं ये सारे आते हैं। ऑस्ट्रिया है, उसके अलावा रोमानिया है, बल्गेरिया है, तुर्की है, ग्रीस है, माल्टा है, तो ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, किप्रस है, तो ये सारे 27 कंट्रीज़ हैं जो इसमें यूरोपियन यूनियन में आते हैं। यूके ब्रेक्सिट हो गया था। उसके बाद ट्रीटीज़ हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई थी, क्या बैकग्राउंड है इसका, जो यूरोपियन यूनियन आज है उसके बैकग्राउंड में हम देखेंगे। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट 1952 से हुई थी। 6 कंट्रीज़ थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, इसको हम बिनीलक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हुई थी फॉर्मेशन ECSC की, ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, आई थिंक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, आई थिंक इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसमें कोल एंड स्टील में सारा इन्होंने ट्रेड वगैरह डिसाइड किया था, और जो सारी कोऑपरेशन वगैरह होगी वो कोल एंड स्टील पे होगी, इसमें ये डिसाइड किया था। उसके बाद ट्रीटी हुई थी 1957 में। अभी देखें 1951 में ट्रीटी हुई, 1957 में, लेकिन ये सारी जो ट्रीटीज़ ना वो एक एक साल के बाद इन्फोर्स होने लगी थी। ये 1958 में इन्फोर्स हुई। इसमें बनी थी EEC की, इस EEC की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपने याद रखना है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, आई थिंक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत लार्ज स्केल में आपका ट्रेड होना है, आपका बिजनेस होना है, ठीक है, ये सारा डिसाइड किया गया था। इसमें इकोनॉमिक के सारे जो है एंगल्स वो डिसाइड किए गए थे। उसके बाद 1960 में EFTA उसकी फॉर्मेशन हुई थी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसमें सारा फ्री ट्रेड होगा, नो टैक्सेस, नो ड्यूटीज़ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, जो सारे यूरोप के कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। उसके अलावा 1963 में अंकारा एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तुर्की जो था वो इसका मेंबर स्टेट बन गया था, ठीक है। उसके बाद 1958 में हुआ था स्केजन एग्रीमेंट में ये एबोलिश किए गए थे। नेशनल बॉर्डर जो था वो एबोलिश कर लिया था। रिमूवल ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब ये कि अब जो ट्रेड वगैरह होगा उसमें आपको अब जो आपकी मूवमेंट ऑफ पीपल्स होगी वो वीज़ा फ्री होगी, ठीक है। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से जा सकते हैं, कोई उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। आपने नेशनल बॉर्डर है इस कंट्री का, इससे आप तजावज़ नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा सकता, इंडिया पाकिस्तान में नहीं जा सकता, पाकिस्तान और कंट्रीज़ में नहीं जा सकता, दूसरे कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी खत्म हो गई थी। अब वहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से थे कंट्रीज, 4 थे, आयरलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, किप्रस। इन्होंने इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया था, ठीक है। स्केजन एग्रीमेंट है, इसको इन्होंने फॉलो नहीं किया था, जबकि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ठीक है, इन्होंने ये एग्रीमेंट फॉलो किया था, लेकिन ये जो है ये मेंबर्स नहीं है यूरोपियन यूनियन के, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं है, फिर भी इन्होंने ये एग्रीमेंट को फॉलो किया था। इवन इन्होंने EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को भी फॉलो किया हुआ है, जबकि ये भी मेंबर्स नहीं है। फिर उसके बाद हुई थी 1992 ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। इस ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच से यूरोपियन यूनियन की बुनियाद हुई थी, ठीक है। ये है सक्सेसर इसकी ट्रीटी ऑफ रोम की, जिसमें बनी थी EEC की फॉर्मेशन। EEC की सक्सेसर है, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सक्सेसर है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। इसमें कंबाइन होके उसके बाद यूरोपियन यूनियन बन गया था।
उसके बाद 1999 में यूरो की इंट्रोडक्शन हुई थी। ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने सिंगल करेंसी, फिर सिंगल मार्केट, फिर सिंगल सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम, सिंगल सोशल सिस्टम, ये सारा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि अब सिर्फ 20 कंट्रीज फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका फ्लैग हम देखेंगे। इनका फ्लैग जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, उसके अंदर गोल्डन स्टार्स आपको नजर आएंगे। ये 12 स्टार्स हैं। ठीक है, 12 स्टार्स हैं और उसके ब्लू बैकग्राउंड है। और ये जो 12 स्टार्स हैं ये आपकी यूनिटी को, सोलिडिटी को, हारमोनी को, कोऑपरेशन को, आपके इत्तेहाद को शो करते हैं। ठीक है, यूरोप के लोगों में ये इनका ये फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। उसके अलावा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो 24 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हैं इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मनी, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक्सिट के बारे में भी जानेंगे। ब्री एग्जिट 2 लफ्ज़ों से बना हुआ है। ब्रिटेन एग्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन में से। बहुत सारे मसले थे कि इसने क्यों एग्जिट किया इसमें से। ठीक है, 2016 में रेफरेंडम हुआ था। 2016 में रेफरेंडम हुआ था ब्रिटिश में। उसमें 51.9% लोगों ने वोटिंग की थी कि हमें एग्जिट करना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। क्यों करना चाहिए उनको एग्जिट? जबकि कॉमन गोल्स हैं, सबके कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन उनकी डेवलपमेंट हो रही है, कॉमन उनके मसले थे सेकेंड वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो अब उनको क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे हो रही थी हद से ज़्यादा इमिग्रेशन। ठीक है, देखें बॉर्डर फ्री वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वीज़ा फ्री है, वहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और जब इमिग्रेशन हो रही है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें ना, वहाँ पे जितने सारे लोग आते जाएंगे तो नौकरियाँ तो होंगी नहीं, तो फिर वहाँ पे गुर्बत भी बढ़ेगी, फिर वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ेंगे, और फिर उनको और नौकरियाँ फिर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। फिर जब वो और एम्प्लॉयमेंट्स लाएंगे, फिर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर और खर्चे और बर्डन और बजट्स उनको इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। प्लस वहाँ पे मिक्सिंग भी हो रही थी लोगों की। ठीक है, वहाँ पर और लोग आ रहे थे, और वहाँ के जो लोग थे उनको सिक्योरिटी का मसला, या उनको अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने का खतरा, या फिर उनके नेशनलिज्म को खतरा। तो इस वजह से उन्होंने एग्जिट करना यूरोपियन यूनियन से अपने लिए एक अच्छा फैसला उन्होंने समझा कि हमें। और फिर किसी को डर भी होता है, जो फॉरेन के लोग आते हैं या इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको जीनोफोबिया भी बोलते हैं, तो ये भी उनमें स्टार्ट हो गया था। तो 2016 में फिर 2016 में रेफरेंडम हुआ था, और 2020 में ब्रिटिश ने एग्जिट कर लिया था यहाँ से। बहुत सारे रीज़न थे इसके। उसके बाद हम इसके गोल्स देखेंगे। गोल्स क्या है? इन सब की कॉमन प्रिंसिपल्स होंगे। कॉमन प्रिंसिपल्स यानी जो भी लॉज होंगी, जो भी जुरिस्डिक्शंस वगैरह होंगी, जो भी उनका सिस्टम होगा, सब एक होगा। कॉमन वैल्यूज़ होंगे, कॉमन नॉर्म्स होंगे उनके। ठीक है, एक ही यूरोपियन यूनियन के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सारे कंट्रीज होंगे, उस सबके एक रूल्स, एक रेगुलेशन होगी, एक साथ कोऑपरेशन करेंगे। उसमें उनको फ्रीडम होगी, डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर। ठीक है, नेशन स्टेट सिस्टम होगा, इक्वलिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, और क्या है, पीस और स्टेबिलिटी। इनका जो मेन गोल है वो है पीस और स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाना, प्रमोट करना। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में कितनी डिस्ट्रक्शंस हुई थी, वो सारी किस वजह से हुई थी? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, हर किसी को सिक्योरिटी डिलेमा हो रहा था, हर किसी को बैलेंस ऑफ पावर का इशू है, बैलेंस ऑफ पावर होना था। तो वहाँ पर पीस नहीं था, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से ये सारे मसले हो रहे थे, इकोनॉमी के वहाँ पे मसले थे, वहाँ पे रेवोल्यूशंस आ रहे थे। तो अब उन्होंने बोला कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉमन इंटरनल बॉर्डर होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होंगी, बातचीत होगी, कोऑपरेशन होगी, एक हमारे पास एक फोरम होगा जहाँ पर हम लोग जाके बातचीत वगैरह कर सकते हैं। तो कोई मसले बाद में क्रिएट ही नहीं होंगे, वार लाइक सिचुएशन होगी नहीं, सोलिडिटी यानी यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज इनकी होनी चाहिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारे कंट्रीज हैं, तो एक ही सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगी जो सबके लिए वर्क करेंगी। ठीक है, विदाउट बॉर्डर्स, मतलब कोई बॉर्डर्स इनमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर इससे बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे पीस और कोऑपरेशन प्रमोट होगा। बिल्कुल पीस है वहाँ पर, कोऑपरेशन है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे डेवलप कर रहा है यूरोप, पूरी दुनिया देख रही है। उसके अलावा फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव, स्टडी और वर्क एनीवेयर इन द यूरोपियन यूनियन, इसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो इतना मसला है कि यूके कैसे जाएंगे, कोई हो जो हमें गाइड करे, या फिर तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मसला नहीं होता, आप इजीली दूसरी कंट्री जाओ, पढ़ो लिखो, कोई नो इशू। ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल मार्केट है ये। यहाँ पे इंटरनल मार्केट एक सिंगल, ठीक है ना,
कॉमन मार्केट होगी, ठीक है, कॉमन करेंसी हो गई तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अंडर वर्ल्ड वाइड। अब इसमें क्या है कि जो भी यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज होंगे उसमें इनको लोन्स एड वो सारी जो और डेवलपमेंट वगैरह होगी वो एक सिंगल डेवलपमेंट होगी। अगर किसी को एड का मसला होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को लोन चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वहाँ के सारे इश्यूज हो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर रिजोल्व हो सके। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में कितना एडवांस है ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन जो है वो आज एक एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आसियान है, ठीक है। बाकी तो जो हमारी सार्क है वो आज एक नाकाम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसमें देखें तो ना उसके अंदर कोई कोऑपरेशन है, ना उसमें पीस है, सार्क में ना स्टेबिलिटी है। अगर हम ओआईसी को देखें तो आज ओआईसी भी तकरीबन फेल है। उसने मुस्लिम दुनिया के, मुस्लिम वर्ल्ड्स के कोई भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए। कि कश्मीर को देख लें, पैलेस्टाइन को देख लें, कितने हमारे यहाँ पे मसले हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम देखें जैसे जीसीसी है वो भी एक इकोनॉमी के लिए, आसियान भी इकोनॉमी के लिए, ईसीओ भी इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। तो ये एक पॉलिटिक्स के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, सोशल वर्क के लिए भी, इकोनॉमिक वर्क के लिए भी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साबित हुई है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।